नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मुद्दों की भरमार है और विपक्ष वर्सेस सरकार है। मोदी 3.0 ने अपने पहले आम बजट के लिए लगभग तैयारियां पुख्ता और पूरी कर ली हैं। संसद में विपक्ष को हंगामा करने से रोका जाए और सरकार अपना आम बजट बिना किसी हंगामे के पेश कर पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्ष को साधने की कोशिश की। लेकिन बैठक में हुआ कुछ यूं, विपक्षी नेताओं ने अपनी मांगों को रखकर साफ कर दिया कि सरकार के लिए मानसून सत्र आसान नहीं होने वाला, हंगामेदार रहने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जुलाई को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां आम बजट पेश करेंगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। इस सत्र में सरकार की ओर से विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी। इस केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और केंद्र का शासन है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है। हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दे या जो विचार को रखे हैं, क्योंकि इतने पार्टी हैं और कई सारे मुद्दे हैं। जो एक दो मुद्दे, अगर 40-50 मुद्दे होते तो हम गिन के बताते। इतने सारे मुद्दे हैं तो इसको सम्मिलित करके सामूहिक रूप से सबका बात सुन करके फिर विषय को चर्चा करने के लिए जो भी समय तय करेंगे हम लोग आगे ले जाएंगे। संसद में सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर विपक्ष के तेवर भांपने की कोशिश की, जिससे उन मुद्दों को समझा जा सके जिन्हें विपक्ष सत्र के दौरान उठाना चाहता है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए, और कोई भी सदस्य हो सबका सुनना चाहिए, एक दूसरे का सुनना चाहिए। इंटरवेंशन जरूर होता है मगर पूरा भाषण को डिस्टर्ब करना यह अच्छा परंपरा नहीं है। ये हमारे तरफ से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे। इस सबके बीच ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने घोषणा की है कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और संसद में राज्य के हित के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगा। नवीन पटनायक ने अपने पार्टी के सांसदों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने को कहा है। बीजेपी had its first extended state executive meeting after general election 2024, and in the meeting there were two resolutions. The first resolution was adopted expressing gratitude to the people of Odisha for reposing faith in BJP and helping out BJP to form the government for the first time alone in Odisha. भारतीय वायुयान विधेयक 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने की खातिर 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। सत्र के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले और विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक,
कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल है। संसद में आम बजट पेश होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक पार्टियों के कई नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री तथा लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में मौजूद थे। इस पारंपरिक बैठक में कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई, के सुरेश, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और AIMI के असदुद्दीन अवैसी, राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुशवाहा, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर डिप्टी स्पीकर के पोस्ट की मांग रखी है। इसी के साथ ही सर्वदलीय बैठक में नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। Seriously raised the deputy speaker election in this session, and also other parties like Samajwadi Party, Ram Gopal Yadav also told the meeting deputy speaker post is opposition right. You have to give opposition and elect the deputy speaker in this session, and also when DMK also raised this issue, and there are so many other issues also we raised in the meeting. The Kavadi Yatra issue, the controversy, Kavadi Yatra controversy issue. So we raised this issue, and also the repeated terrorist attack in the Jammu Kashmir and a train accident. Various places in the train accidents also discussed in the house. वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से बैठक में शामिल हुए रामगोपाल यादव ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाकर पहचान दिखाने का मुद्दा उठाया, जबकि YSR कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को टारगेट करने का मुद्दा रखा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जो पराजय हुई, उससे बीजेपी वहां बिल्कुल सन्निपात की स्थिति में पहुंच गई। वहां के नेतृत्व क्या कर रहा है, वहां की सरकार क्या कर रही है, उसे यही नहीं समझ में आता है कि देश के लिए अच्छा है या बुरा है। और इसलिए एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां धर्म के नाम पर एक बंटवारा हो, और इसलिए कांवड़ यात्रा के पथ पर नाम लिखने के लिए आदेश दिए गए। नाम तो आप जानते हो, नाम से मुसलमान पहचान लिया जाएगा। कोई उनकी दुकान से कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा भी तो ये भी क्या गारंटी है कि उनका दुकान लुटने से बचेगी? ये क्या गारंटी है कि वहां दुकान पे खड़ा होने वाला व्यक्ति, उसके जीवन को खतरा होगा नहीं होगा? ये किसकी गारंटी है? चलिए आपको बताते हैं सर्वदलीय बैठक में मांग। जेडीयू नेता संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। YSRCP ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। बीजेडी ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी। एसपी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट बदलने का मुद्दा उठाया। आप सांसद संजय सिंह ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की मांग रखी। सर्वदलीय बैठक का मेन मुद्दा आगामी मॉनसून सत्र में सहमति बनाना था, लेकिन बैठक के दौरान कई पार्टियों ने सरकार के सामने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो मॉनसून सत्र से ज्यादा पार्टियों की मांग सुर्खियों में बन गई है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने डिप्टी स्पीकर की मांग पर कहा कि इस पद को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर के मामले में आज की मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है। किसी ने सुझाव दिया था कि एक परंपरा रही है, लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर कोई चर्चा हुई नहीं है।
मैं समझता हूं कि ऐसी बातों के लिए, खास करके ऐसे मुद्दों के लिए सरकार एक अलग मीटिंग बुलाए जिसमें विपक्षी दल और वो बैठ के चर्चा करे। लेकिन आज की मीटिंग केवल इस आगे आने वाला सत्र किस तरह से ठीक से चलाया जा सके इसके लिए। बता दें कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद केंद्र सरकार का ये पहला बजट सत्र है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल संसद में सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। इस हिसाब से सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा वो उनके तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका प्रदीप के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। उधर तृणमूल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर रखी। जब विपक्षी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखा, उस समय ममता दीदी ने शहीद दिवस का हवाला देकर खुद को इससे अलग कर दिया। मौके की नजाकत को समझकर मात देने वाली ममता दीदी की इस दूरी के पीछे असल वजह क्या है? क्या ममता दीदी ने संसद में मोदी सरकार को घेरने का प्लान बी बनाया है या फिर अपने सहयोगियों का साथ देने से दूर भाग रही हैं? क्या वजह हो सकती है? ये खास रिपोर्ट देखिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सपनों को चकनाचूर कर बंगाल से 5 साल के लिए फिर दूर कर दिया। बंगाल की धरती से बीजेपी को चेतावनी देने वाली ममता दीदी के मन में आखिर चल क्या रहा है? उन्होंने बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में न शामिल होकर कई नए सवालों को जन्म दे दिया है, जिनका जवाब बीजेपी के चाणक्य भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी नेताओं के मन को टटोलने की कोशिश की। कई पार्टियों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेकर सवाल भी उठाया, लेकिन ममता दीदी ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर बीजेपी के मिशन को करीबन फेल ही कर दिया है। दरअसल सर्वदलीय बैठक के जरिए बीजेपी की कोशिश थी कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के रुख को जान लिया जाए, जिससे संसद में सरकार की राहें आसान हो जाएं और सरकार की आगामी योजनाओं में विपक्ष अड़ंगा ना डाल सके। लेकिन ममता दीदी ने शहीद दिवस का हवाला लेकर बीजेपी की प्लानिंग को अधर में लटका दिया। बीजेपी की सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर ममता दीदी ने कोलकाता से केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। तृणमूल पथ चलते पारे ना, मने रखते हबे आमरा যত জিতবো তত আমাদের নরম হতে হবে, আমরা যত জিতবো তত আমাদের দায়িত্ব বাড়বে, আমরা যত জিতবো তত মানুষের কর্মী হতে পারবো। তৃণমূল কর্মী মানে তৃণমূল কংগ্রেস শুধু রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়, তৃণমূল কংগ্রেস একটা সেবার কাজকর্মের প্ল্যাটফর্ম। মনে রাখবেন, এখানে আমি বিত্তবান চাই না, আমি বিবেকবান চাই। যার বিবেক আছে, যার আবেগ আছে, যার অশ্রু আছে, যার সরত আছে, যার ভাদ্র আছে, যার আশ্বিন আছে, আবার যার ফাগুনও আছে, আবার যার শীতও আছে, আবার যার বসন্তও আছে। 21শে জুলাই সর্বধর্ম সমন্বয়। আমি সবাইকেই বলি, উত্তরবঙ্গে আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিন उत्तरबंगेर मानुष आमादेर समर्थन देवेन। दरअसल टीएमसी ने अपने राज्यसभा संसदीय नेता डेरेक ओब्रायन की ओर से किरण रिजिजू को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई। डेरेक ओब्रायन ने कहा, पिछले 30 सालों से 21 जुलाई को बंगाल में हमारे 13 साथियों के सम्मान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1993 में इसी दिन पुलिस की गोलाबारी में गैर कानूनी तरीके से मारे गए थे। इसलिए सभी टीएमसी सांसद बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
लेकिन कोलकाता में शहीद दिवस रैली के मंच पर खड़े नेता ये भूल गए कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे। शहीद दिवस का हवाला देकर सर्वदलीय बैठक से तो दूरी बना ली, लेकिन केंद्र सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। যদিও মালদায় পার্লামেন্ট ইলেকশনে আমরা জিতিনি, আমি জানি না কেন আপনারা আমাদের ভুল বুঝলেন। হয়তো আমাদেরই দুর্ভাগ্য। একটা সিট কংগ্রেসকে, একটা সিট বিজেপিকে। ওরা কোনোদিন কিছু করেছে আপনাদের জন্য? করবেও না, মনে রাখবেন। কিন্তু তাও ভুল বুঝিনি আমি মনে করি মালদার আমসত্ত্ব 2026 আমরা পাবই, এই বিশ্বাস আমার আছে। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए टीएमसी नेताओं ने बीजेपी को घेरा। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की मेगा रैली को संबोधित करते हुए नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। লড়াই শুরু করেছিলাম, আমরা মানুষকে বলেছিলাম যে আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করি, আমরা স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের শক্তিতে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি জনগণের গর্জনে। জনগণের গর্জন কি? জুনের 4 তারিখ ভারতবর্ষকে বাংলার মানুষ দেখিয়েছে। এই যে বিপুল জয়, এই জয়ের প্রধান কারিগর যদি কেউ হয় তাহলে আজকে রোদ ঝড় জল উপেক্ষা করে যারা 21শে জুলাইকে সফল সার্থক করতে বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়েছে তৃণমূলের প্রত্যেকটা সৈনিকের জয়। এই জয় আপনাদের চরণে এবং আমাদের নেত্রীর চরণে আমরা সকলে সমবেত হয়ে এই সভা মঞ্চে যারা রয়েছি তারা সমর্পণ করছি। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने कोलकाता में टीएमसी के मंच से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कोलकाता में अखिलेश यादव ने ममता दीदी के साथ मिलकर बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है। अब देखना होगा दीदी ने सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर क्या रणनीति बनाई है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बंगाल चुनावों का एक स्लोगन तो आपके जहन में अभी भी होगा, खेला हो बे। जी हां, तो इसी के बाद सर्वदलीय बैठक में ममता दीदी ने शामिल ना होकर क्या गंदगोल करने की तैयारी की है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है कि आखिरकार ममता दीदी जो कि सियासत की धुरंधर हैं, जिन्होंने बीजेपी को 5 साल के लिए एक बार फिर से बैक गियर पर डाल दिया है बंगाल के अंदर, वो आखिरकार इस तेवर के साथ क्या संदेश देना चाहती हैं। क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने जो लेटर लिखा उसमें शहीदी दिवस रैली का हवाला दिया गया, 31 सालों का जिक्र किया गया, लेकिन जो रैली हुई उसमें अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बंगाल के हित की बात की। अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की बात की। और जब अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे थे सरकार गिर जाएगी, कुछ ही दिनों की मेहमान है,
तब ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर इस बात पर स्टैंप भी लगाया और कहा सहमत हैं इस बात से। तो आखिरकार इन तमाम बयानों के क्या मायने हैं? आखिरकार बंगाल की सियासत और केंद्र की तकरार का क्या मायना है? ये देखने वाली बात होगी और ये सदन में पता चलेगा कि आखिरकार ममता बनर्जी का प्लान बी क्या है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।